तो आप सभी ने बचपन में एक काम तो किया ही होगा कि जब हम किसी स्केल को सर से रब करके छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के आते हैं तो वो स्केल उन पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और इस अट्रैक्शन की जो वजह है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो उस स्केल पर जनरेट होता है सर से रब करने के बाद। उसके अलावा आपने बर्थडे पार्टीज में गुब्बारे चिपकाए होंगे। एक तरीका तो क्या है कि उन गुब्बारों को आप टेप की सहायता से चिपका दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है कि आप उन बलून्स को सर से रब करें और रब करने के बाद आप एज इट इज दीवार से उन्हें चिपका सकते हो। तो यहां पर भी बैलून के जो स्टिक करने की वजह है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके अलावा आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हम किसी जगह को टच करते हैं और टच करते ही हमें एक मोमेंट के लिए शॉक लगता है, तो इस मोमेंट्री शॉक की भी वजह उस जगह पर एक्यूमुलेट होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां एक्सपीरियंस कर रखा है वो मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कैसे किया जाए। एग्जाम में अगर आ जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज तो हम लिखेंगे क्या? तो एग्जाम में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ये लिखनी है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसे हम कंबाइंडली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ऑन नियर बाय बॉडीज। अब यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उसका मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके बिना बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। जैसे मास हर एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर मास है। जैसे हम किसी भी चेयर को देख रहे हैं तो चेयर का एग्जिस्टेंस है तो मीन्स चेयर के अंदर मास है। कुछ कुछ चीजें हमें दिख भी नहीं रही होती हैं जैसे एयर मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो है तो सही क्योंकि हम ब्रीथिंग कर पा रहे हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके अंदर मास है। तो मास की तरह ही चार्ज भी हर बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, क्योंकि चार्ज तो तभी पिक्चर में आता है जब हम स्केल को सर से रब करते हैं। अगर हम स्केल को सर से रब ना भी करें स्टूडेंट, तब भी चार्ज होता है उस स्केल के अंदर। लेकिन ये जो चार्ज है वो अपना इफेक्ट दिखाना तब शुरू करता है जब वो अनबैलेंस्ड हो जाए। तो एक स्केल के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है रबिंग से पहले, हेयर से रब करने से पहले। रब करने के बाद आप एक अनबैलेंस क्रिएट कर देते हो, या तो आप पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देते हो या नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हो, और चार्ज के अनबैलेंस होने की वजह से उस स्केल के अंदर अट्रैक्शन की या रिपल्शन की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि चार्ज होता क्या है और उसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं। अब हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट डिजाइन की जाती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब के ऑनर में क्या रखी गई है, कूलम्ब, जिसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हर फिजिकल क्वांटिटी की एक सीजीएस यूनिट भी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सीजीएस यूनिट है वो है ESU। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ऐसा यूनिट जो MKS यूनिट की इक्विवेलेंट होती है वो हमेशा सीजीएस यूनिट से बड़ी होती है। तो एक कूलम्ब के अंदर 3 × 10⁹ सीजीएस यूनिट होते हैं, मतलब 3 × 10⁹ ESU होते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा कन्वेंशनल वे में इस बात को समझाऊं तो आप ये मानकर चलें कि एक कूलम्ब के अंदर 300 करोड़ ESU होते हैं, मतलब 300 करोड़ सीजीएस यूनिट मिलकर के एक ऐसा यूनिट बना रहे होते हैं। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट है कूलम्ब, वो सीजीएस यूनिट की कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है। और हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी चूज करते हैं। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है AT। ये आया कैसे? आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास 10th में कि करंट किसके इक्वल होती है, चार्ज और टाइम के रेशियो के इक्वल। यहां से अगर आप चार्ज निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। और करंट और टाइम दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला आप डाल दो, I की जगह A, टाइम की जगह T, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AT। और देखिए यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ साथ हमें यह भी पता करना होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। तो चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। कभी भी हमें चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती कि इतने कूलम्ब का चार्ज इस डायरेक्शन में, इस वजह से चार्ज स्केलर है।
और स्केलर है तो सिंपली जुड़ सकता है कि कहीं भी अगर हमें दो चार्जेस को जोड़ना होगा तो हम सिंपली जोड़ेंगे जैसे कि हम नंबर्स को जोड़ते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। और सबसे छोटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो होता है प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन से छोटा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी वैल्यू होती है प्लस ई। ई यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब भी कभी क्लास 12th की फिजिक्स में मैं ई कहूं तो आप समझ जाना कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब की बात चल रही है, दैट इज ई। और सबसे छोटा जो निगेटिव चार्ज है वो होता है इलेक्ट्रॉन का, और उसकी वैल्यू होती तो प्रोटॉन के इक्वल ही है लेकिन निगेटिव में, माइनस का ई। तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में से किसका चार्ज बड़ा है, तो हो सकता है आप जवाब दो कि सर प्रोटॉन का चार्ज बड़ा है। और कैसे दे रहे हो आप ये जवाब? लॉजिक ये है कि +2 जो होता है वो -2 की कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो हर एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू की कंपैरिजन में बड़ी होती है। लेकिन यहां पर ये लॉजिक बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि यहां पॉजिटिव और नेगेटिव केवल चार्जेस की दो अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हमें यहां पर यह समझा रहा है कि ये दोनों जो चार्जेस हैं उनकी नेचर बिल्कुल ऑपोजिट है। इस वजह से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज किया है, अदरवाइज ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे के बराबर होते हैं। और उसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि सेम नेचर वाले चार्जेस, चाहे वो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं चाहे वो दो नेगेटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट नेचर के चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और देखिए, अगर हमें यह पता करना है कि किस बॉडी पर चार्ज ज्यादा है और किस बॉडी पर चार्ज कम है, तो उसको हम पता कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। इसे कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें यहां पर ये ब्रास की एक डिस्क होती है, यहां पर एक इंसुलेटर लगा होता है और ये हमारी ग्लास की बोतल है। यहां पर ये दोनों ही गोल्ड लीव्स हैं और उसके अंदर ये जो रॉड है वो एक ब्रास रॉड है। यहां पर ये एक मेटल की फॉइल लगी होती है जिसकी हमने ग्राउंडिंग कर रखी है। अब होता क्या है, जिस भी बॉडी पर हमें चार्ज पता करना है कि उस पर चार्ज कम है या ज्यादा, जैसे हमने स्केल को सर से रब करा और अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इस स्केल पर कितना चार्ज आया, तो उस स्केल को आप यहां ब्रास डिस्क के टच में लेकर के आओ, तो मेटल पर चार्ज फ्लो करेगा और चार्ज फ्लो करके इन गोल्ड लीव्स पर पहुंचेगा। और ये गोल्ड लीव्स पहले चिपकी होती हैं, लेकिन जैसे ही दोनों पर सेम चार्ज आएगा तो दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगी और रिपेल करके दूर जाएंगी। अब ये दूर कम जाएंगी या ज्यादा जाएंगी वो उस बात पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा चार्ज इन दोनों पर एक्यूमुलेट हुआ है। तो अगर आपने दो स्केल को सर से रब करा और ये पता करना चाहा कि किस स्केल पर चार्ज ज्यादा आया है, तो जिस स्केल को यहां ब्रास डिस्क से टच कराने पर गोल्ड लीव्स ज्यादा दूर जाती हैं, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा होता है। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं किस बॉडी पर चार्ज ज्यादा और किस बॉडी पर चार्ज कम। यहां से हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल सकती कि बॉडी पर चार्ज है कितना, लेकिन कंपैरिजन हो सकता है ज्यादा या कम का। तो मुझे लगता है अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके यूनिट क्या हैं और उसको किस तरह से कंपेयर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ते हुए कई सारे सवाल उठते हैं कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले किसने नोटिस किया, उसके अलावा ये कैसे डिसाइड हुआ कि चार्जेस की दो अपोजिट नेचर होती हैं, और ये कैसे पता लगा कि एक पॉजिटिव नेचर है एक नेगेटिव नेचर है, और कौन सा वो फिजिसिस्ट था जिसने इन दोनों को नाम दिया कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है ये वाला चार्ज नेगेटिव है। तो उसके लिए हमें जाननी पड़ेगी चार्ज की हिस्ट्री को। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि चार्ज की हिस्ट्री क्या है।